नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है निर्विरोध आईएएस में। और आज हम लोग जो लास्ट लेक्चर था फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, तो उसके आगे को आज हम लोग देखेंगे, उसके आगे बात करेंगे। और हमारा लेक्चर जो होगा वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड पेपर है हमारा, तो उसके हिसाब से ये लेक्चर जो है हमने ऑर्गेनाइज किया। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट था फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग, उसको हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें हम एक है कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़, दूसरे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और तीसरे हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो पहले हम कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं। तो इसमें क्या है, जो इनका इस्टेब्लिशमेंट होता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, और ये किसी एक्ट के थ्रू या किसी लेगिस्लेशन के थ्रू पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेगिस्लेचर इसको इनेक्ट करती है। जैसे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इसका एक स्पेशल एक्ट है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब दूसरे हो गए डिम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो ये होते हैं डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ फॉर द पर्पसेज ऑफ यूजीसी, यानी इनको यूजीसी की ग्रांट मिल सके, इसलिए इनको डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस दिया जाता है। जैसे आपको TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये एक डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। फिर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि IITs आते हैं, IIMs आते हैं। तो ये क्या है कि टीचिंग एंड रिसर्च इन एरियाज दैट आर क्रिटिकल टू नेशनल डेवलपमेंट, यानी किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ये करते हैं। तो जैसे IIT हो गए, IIMs हो गए, इस टाइप के, जैसे आजकल NIDs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में आते हैं। इसको जो है पार्लियामेंट थ्रू एक्ट नोटिफाई करती है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ का यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़ और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़। यूनिटरी यूनिवर्सिटी जैसे एक यूनिवर्सिटी, उसका एक कैंपस है, वहीं पे सारी रिसर्च, फैकल्टी, पढ़ाई सब वहीं होती है। तो इसमें आपको जैसे BHU आ सकता है। फिर एक होता है एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, जिसमें एक यूनिवर्सिटी होता है और उसका एक सर्टेन जुरिक्शन होता है। उस जुरिक्शन में सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़। तो ये इस क्लासिफिकेशन में आते हैं। फिर अब बात करते हैं हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्लियामेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश किया पार्लियामेंट ने थ्रू एक्ट ऑफ लेगिस्लेशन, और जो इनकी पूरी की पूरी फंडिंग होती है वो थ्रू प्राइवेट एंटिटी हो सकती है, जैसे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो अब हम आगे बात करते हैं कि मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज इन हायर एजुकेशन। क्या है कि हायर एजुकेशन में सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो इसको एक ब्रीफ में थोड़ा हम लोग देख सकते हैं, ताकि अगर कोई MCQ, कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में आपको एलिमिनेशन भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा आसपास का नॉलेज है तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स इसमें डाले हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो इसमें UGC है, AICTE है। UGC में हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में MCI आ गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, फिर CCIM, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, इंडियन मेडिसिन्स। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर आता है BC, यानी जो इंडिया में लीगल एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने का पावर बार काउंसिल के पास है। जैसे आपने सुना होगा कि पहले लॉ डिग्री जो थी वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से भी कर सकते थे, लेकिन फिर सर्टेन चेंजेस किए बार काउंसिल ने टू रेगुलेट, टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन। तो उन्होंने इसको बोला कि नहीं, आप अब डिस्टेंस से नहीं कर सकते, सिर्फ रेगुलर कर सकते हैं। तो ये पावर जो है ये कहीं ना कहीं उनको यहीं से मिलती है। फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए हैं, और वो क्या है पूरी तरह से जो UGC सिस्टम है हमारे कंट्री में उससे बाहर है। जैसे CSIR है, सेंट्रल फॉर
काउंसिल फॉर साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च, फिर ICSSR है, फिर ICHR है, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये जो बॉडीज़ हैं ये क्या है कि पूरी तरह से UGC से बाहर, जैसे इसरो है, इसरो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। तो ये चीज़ें हो गई। ये आपको मैंने कुछ टिडबिट्स हैं जो बताए हैं जो शायद आपको एलिमिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट है फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो जो इंडिया में जो हायर एजुकेशन है उसमें सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू है, या स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उसके बदले एवज में उन्हें फ़ीस मिलता है। फिर उसके बाद इंडोमेंट्स हैं, डोनेशन से, मान लो एल्यूमिनी हो गई, उन्होंने बोला कि हम इसमें एक चेयर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं किसी के नाम पे, तो वो कर सकते हैं। फिर उसके अलावा भी तरह तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को मिल सकते हैं। फिर आजकल ये भी है कि दे कैन ऑल्सो जनरेट रेवेन्यूज़, मतलब कैंपस में भी कुछ इस्टेब्लिशमेंट करके रेवेन्यू जनरेशन पे फोकस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये जानना ज़रूरी है कि चैनल ऑफ फंडिंग, जैसे अब क्या है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को तो डायरेक्ट खुद फंड गवर्नमेंट दे देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिम टू यूनिवर्सिटीज़ हैं या ऐसे, उनको UGC के थ्रू, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन के थ्रू उनकी फंडिंग होती है, क्योंकि फंडिंग के थ्रू ही UGC उनको रेगुलेट करती है, उनका क्वालिटी मेंटेन करती है, एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है। तो UGC जो है वो उसके कुछ क्लॉजेज हैं, कुछ ये हैं कि आप ये करोगे तो आपको हम ये फ़ंड देंगे, आपकी मिनिमम ये होनी चाहिए कि क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो मेंटेन हो सके। जैसे आपको बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में टीचर रेशियो, टीचर की सैलरी, इस टाइप की फंडिंग भी UGC करती है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, जो ग्रांट्स आते हैं वो किस तरह के होते हैं। एक तो मेंटेनेंस ग्रांट, इसमें जैसे टीचर की सैलरी थ्रू आउट द ईयर उस यूनिवर्सिटी को मेंटेन करना, उसके लिए ग्रांट्स आते हैं। फिर कुछ होते हैं जो वन टाइम ग्रांट होते हैं, नॉन रेकरिंग ग्रांट्स हैं जो सिर्फ एक बार के लिए आते हैं। जैसे कभी कभी कोई स्पेशल प्रोग्राम है, टीचर एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम टेक्यू, उसके लिए UGC ग्रांट दे सकती है। फिर इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क होते हैं यूनिवर्सिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये चीज़ें करना, वो चीज़ें करना, उसके लिए भी अलग से ग्रांट मिलते हैं। अब हम एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं जो मैंने कल भी बताया था कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो UGC के अंदर NAAC, वो 1994 में फॉर्म हुआ था, और वैसे ही AICT के अंदर NBA, नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन, ये भी 1994 में ही फॉर्म हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में कुछ बॉडीज़ होते हैं, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद जब हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला जो एक्ट देखेंगे तो उसके लिए एक प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी, इसमें क्या होता है, कोर्ट होते हैं, सीनेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सिंडिकेट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज़। ये बॉडीज़ हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ डिटेल में देखेंगे। फाइनेंस कमेटी, बोर्ड ऑफ कमिटीज़। जैसे यूनिवर्सिटी कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर है तो उसको कोर्ट बोलते हैं, स्टेट में उसको सीनेट बोलते हैं। बेसिकली ये एक तरह का समझो कि एक बॉडी है जहाँ पे सबका होता है रिप्रेजेंटेशन, प्रोफेसर्स का, इंडस्ट्रीज़ का, कॉलेज के फैकल्टीज़ का, प्लस सारे एफिलेटेड कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स का या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का, लेक्चरर्स का, एसोसिएट प्रोफेसर्स का, इसमें सब लोग बैठते, एक तरह से एक मिनी पार्लियामेंट जैसा है जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, सब लोग डिस्कस करते हैं। और ये जो है सबसे बड़ी बॉडी है यूनिवर्सिटी की, हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है, सब कुछ कंट्रोल यही करती है, बजट कंट्रोल, फिर जो एनुअल रिपोर्ट जो भी आता है यूनिवर्सिटीज़ का वो इसके सामने पेश किया जाता है और ये इस रिपोर्ट को कंसिडर करती है या पास करती है। रिजोल्यूशन भी ये पास करती है, ऑर्डिनेंसेस भी पास करती है रिगार्डिंग एफिलेटिंग कॉलेजेस एंड अदर थिंग्स। तो ये एक सबसे बड़ी बॉडी होती है एक यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर, और ये एक तरह से आप समझो मिनी पार्लियामेंट है। और इसको सपोर्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल, या इसको आप बोलो एक तरह से जो हमारे
मिनिस्टर्स होते हैं या प्राइम मिनिस्टर, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसे होती है, उस तरह से यूनिवर्सिटी में होती है। और इसमें जो है वाइस चांसलर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इसको स्टेट में सिंडिकेट बोलते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, और सेंट्रल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं। और इसमें सारे वो मेंबर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज होते हैं, जैसे आपको वाइस चांसलर हो गए, प्रो वाइस चांसलर हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, या फाइनेंस ऑफिसर हो गए, ये लोग इनका पार्ट होते हैं। और सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो हैं कहीं ना कहीं पहले यहीं पे लिए जाते हैं, फिर उसको पास कराया जाता है जो सीनेट या जो मेन है वहाँ पे गवर्निंग बॉडी। फिर रिप्रेजेंटेशन इसमें भी गवर्नमेंट जो है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है अगर, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें मेंबर होते हैं। और ये जो है ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पूरे का पूरा प्रशासन जो है विश्वविद्यालय का, उसकी जो फाइनेंस है, अकाउंट्स है, उस सब को ये लोग देखते हैं, उसको मैनेज करते हैं। और ये सबसे पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडी होती है यूनिवर्सिटी सिस्टम। फिर आता है एकेडमिक काउंसिल्स। इसमें क्या होते हैं कि डीन्स होते हैं, एचओडीज़ होते हैं, और भी प्रिंसिपल हो सकते हैं बड़े बड़े, उनकी एक मेंबरशिप हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग एकेडमिक, कि क्या पढ़ाया जाए, क्या नहीं पढ़ाया जाए, कैसे किया जाए। ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, बस इसका नाम और एक दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, ये पूरे टीचिंग एंड रिसर्च को कोऑर्डिनेट करती है। फिर इसके बाद आता है फाइनेंस कमेटी। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है यूनिवर्सिटी सिस्टम में, जो ये डिसाइड करती है कि कहाँ पे कैसे क्या होगा। इसमें वाइस चांसलर होते हैं, फाइनेंस ऑफिसर होते हैं। जो फाइनेंस ऑफिसर होते हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होता है यूनिवर्सिटी सिस्टम में, जो पूरे गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करता है। जैसे किसी, मान लो कि उसी काम को करने के लिए कुछ रुपए, 100 रुपये दिए गए, तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो 100 रुपये उसी काम में खर्च हों। तो क्योंकि मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड जीएफआर, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, उसको भी थोड़ा डिटेल में काफ़ी शॉर्ट में हम लोग देखेंगे किसी लेक्चर में। तो उसमें क्या होता है कि उससे भी आपको हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो फाइनेंस ऑफिसर जो है वो काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनरी होता है इस पूरे सिस्टम में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज का। जैसे आप ये एग्ज़ाम जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए देने जा रहे हो, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी एक यूनिवर्सिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनरी होता है। और जो आपका जो हेड होता है वो होता है रजिस्ट्रार। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक होता है चांसलर, एक होता है वाइस चांसलर। एक चांसलर जनरली क्या होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चांसलर। तो किसी यूनिवर्सिटी में गवर्नर भी हो सकता है अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो, और प्रेसिडेंट भी है लेकिन वो विजिटर है, वो उससे भी ऊपर उसको रखा हुआ। उसके बाद वाइस चांसलर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है, एक पॉलिटिकल पोस्ट होता है, इसको अपॉइंट किया जाता है एक टेन्योर के लिए, और ये सब चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी में वो मेंटेन करता है। फिर प्रो वाइस चांसलर है, फिर रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, कस्टडियन ऑफ रिकॉर्ड, सील एंड ऑल द प्रॉपर्टीज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट है आफ्टर वाइस चांसलर इन द इंटायर यूनिवर्सिटी। और फिर डीन है जो प्रोफेसर्स। तो बेसिकली रजिस्ट्रार इज़ द हेड ऑफ ऑल द नॉन टीचिंग स्टाफ। जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई के अलावा कुछ काम करते हैं, उनका हेड होता है वो। और एक तरह से आप बोले सीईओ होता है वो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ इंडिया। फिर इसके अलावा आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस होते हैं, फिर एफओ होते हैं, फिर डीआर डेप्यूटी रजिस्ट्रार होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं। तो जैसे आप अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनेंगे तो आपको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे दी जाएंगी। फिर ओवर द टाइम अगर आप प्रमोट होते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार बनते हैं, 5 साल का है, अगर आपने 5 साल का एक्सपीरियंस गेन किया जाए एआर, तो देन यू कैन गो फॉर डीआर, डिप्टी रजिस्ट्रार। फिर डिप्टी रजिस्ट्रार के बाद आप रजिस्ट्रार बन सकते हैं, तो वहाँ 7-8 साल के बाद आप बन सकते हैं। तो 8-15 साल में आप रजिस्ट्रार बन सकते हैं। और रजिस्ट्रार जो है काफ़ी पावरफुल पोस्ट है यूनिवर्सिटी सिस्टम में। तो अब इतना हम लोगों ने आज देखा। अब इसके बाद हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है
उसके भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। और थोड़ा बहुत जीएफआर में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको कैसे करना है, उसका क्या तरीका है, कॉन्ट्रैक्ट फाइन, उसके कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाएं, इसलिए उसको हम लोग थोड़ा एक शॉर्ट में देखेंगे। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप इस लेक्चर को फॉलो कीजिए। और ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।